Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from M&D Education Academy of Literature. Today we are going to cover an important poetry that is Harp of India by हेनरी डेरोजियो। हेनरी डेरोजियो, ये नाम देखकर आपको लग रहा होगा कि किसी फॉरेनर का नाम है, बट ही वॉज एन इंडियन पोएट ऑफ पोर्टुगीज ओरिजिन। किस तरीके से वो मैं आपको ड्यूरिंग दिस वीडियो बताऊंगी। लेट अस वॉच दिस वीडियो। सबसे पहले पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोगों को आई थिंक यहाँ पर ये पोस्टेज स्टैम्प नज़र आ रहा होगा, तो आप देखिए, अगर किसी इंडियन के नाम पर एक पोस्टेज स्टैम्प है तो दैट मीन्स कि वो इंडियन पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रही होगी। सो हेनरी डेरोजियो के साथ भी ऐसा ही था। ही इज द फर्स्ट इंग्लिश इंडियन पोएट हु ऑल्सो हेडेड द यंग बंगाल मूवमेंट। तो आई से कि फर्स्ट इंग्लिश इंडियन पोएट थे जिन्होंने बंगाल की मूवमेंट को हेड किया था, लीड किया था। डिस्पाइट हैविंग लिटिल इंडियन ब्लड इन हिज वेन्स, ही लव्ड इंडिया। तो अगर हम उनकी क्लाइनेज की बात करें, उनकी लिनेज की बात करें, तो ही वॉज नॉट एन इंडियन बेसिकली, लेकिन इंडिया में ही बॉर्न हुए थे। ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ इंडो पोर्टुगीज फादर एंड अ ब्रिटिश मदर। सो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जो कि इनका पूरा नाम है, वॉज एन इंडियन पोएट ऑफ पोर्टुगीज ओरिजिन एंड ही वॉज ऑल्सो assistant headmaster of Hindu College, Kolkata. He was a very radical thinker of his time and one of the first Indian educator, I will say, to propagate Western feelings and Western education, Western science among the young men of Bengal. लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट हिम। बहुत ही जल्दी इन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया था मई 1826, जबकि उनकी एज सिर्फ 17 ईयर्स थी। जब वो सिर्फ 17 साल के थे, ही वॉज अपॉइंटेड teacher in English literature and history at the New Hindu College. And Derozio's, I will say, intense zeal, enthusiasm for teaching and his interactions with students created a sensation at that college. तो बहुत ही अच्छे टीचर थे, बहुत फेवरेट थे अपने स्टूडेंट्स के। ही यूज टू ऑर्गेनाइज डिबेट्स फॉर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को इंकरेज किया करते थे डिस्कशन के लिए, बेसिकली कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज हैं। और स्पेसिफिकली उस टाइम पर हम देखिए कौन से टाइम की बात करें, 1826 में तो उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। वो एक ऐसा टाइम था जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन चल रहा था पूरी कंट्री में, और लोग इसी चीज़ को लेकर डिबेट किया करते थे कि यहाँ से ब्रिटिशर्स को हटाया जाना चाहिए या नहीं। कुछ लोग ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, कुछ लोग उनके अगेंस्ट थे। तो वो स्टूडेंट्स को पूरा प्रोवोक किया करते थे कि अपने व्यूज़, अपनी आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से डिस्कशंस करें, और उन्होंने ऑफिशियल डिबेट कमिटीज़ भी क्रिएट की थी इसके लिए। इन 1928 डिबेटिंग क्लब, तो उन्होंने 1928 में एक डिबेटिंग क्लब क्रिएट करने को बोला था जिसका नाम था द अकेडमिक एसोसिएशन। तो देखिए किस तरीके के टीचर है जो बच्चों को सिर्फ पढ़ने के बारे में ना बताकर अपने व्यू पॉइंट्स को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन बनाने के लिए प्रोवोक कर रहे थे। हेनरी डेरोजियो के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, तभी हम उनकी पोइट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। ही वॉज अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली एंकरेज्ड students to think freely, to question and not to accept things blindly. तो वो चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स को कुछ भी बताया जाए, चाहे उनके खुद के द्वारा ही बताया जाए, बस ब्लाइंड फोल्डेडली उसको एक्सेप्ट ना करें, आंखें बंद करके एक्सेप्ट ना करें। उनकी टीचिंग्स जो थी ना, वो बच्चों को इंस्पायर किया करती थी टू थिंक विद लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। और उनके स्टूडेंट्स की इसी थॉट को कंबाइन करके बोला जाता था यंग बंगाल मूवमेंट। और उनके स्टूडेंट्स को एक और टाइटल भी दिया जाता था जो कि किसी भी टीचर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। डेरोजियंस बुलाया जाता था उनके स्टूडेंट्स को। तो ये किसी टीचर के लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल बात है कि उनके स्टूडेंट्स को उनके नाम से जाना जा रहा है। 1838 की बात करते हैं। इन 1838, आफ्टर हिज डेथ, मेंबर्स ऑफ यंग Bengal movement established a second society called Society for Acquisition of General Knowledge. सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो ये सोसाइटी उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्हीं के स्टूडेंट्स ने, यंग बंगाल मूवमेंट के मेंबर्स ने क्रिएट की थी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव
was to acquire and propagate knowledge about the condition of the country. तो कंट्री की क्या कंडीशन चल रही है, कंट्री में क्या डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है, उस कंडीशन को प्रोपगेट करना, लोगों तक पहुंचाना उस डिससेटिस्फेक्शन को, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम हुआ करता था. ठीक है, तो हेनरी डेरोजियो के बारे में हमने डेथ के बारे में डिस्कस नहीं किया था. हेनरी डेरोजियो की डेथ हो गई थी कॉलरा की वजह से बहुत ही अर्ली एज में. 22 थे वो सिर्फ. तो 22 की एज तक किसी पर्सन ने इतना अचीव कर लिया कि उसके नाम पर एक पोस्टल स्टैम्प है. दिस इज़ अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट, आई मस्ट से. नाउ लेट अस नो अबाउट हार्प ऑफ इंडिया. हम बात तो आज हार्प ऑफ इंडिया के बारे में करने बैठे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा बात हेनरी डेरोजियो के बारे में भी करनी थी क्योंकि बहुत ही पेट्रियाटिक पर्सन थे. सो हार्प ऑफ इंडिया में 2 वर्ड्स हैं, हार्प एंड इंडिया. तो इन दोनों वर्ड्स को तो हम लोग जानते ही हैं, वन इज़ इंडिया, वन इज़ हार्प. तो इंडिया हमारी कंट्री है और हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. सो इंडिया वी नो इज़ आवर नेटिव कंट्री. व्हाट इज़ हार्प? द हार्प इज़ अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स. आप यहाँ पर स्ट्रिंग्स देख पा रहे होंगे. तो इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं एट एन एंगल टू इट्स साउंड बोर्ड. द स्ट्रिंग्स आर प्लक्ड विद द फिंगर्स. तो इन स्ट्रिंग्स को फिंगर्स के थ्रू बजाया जाता है तो साउंड निकलता है. यू कैन सी दिस फिगर हियर. The word harp is actually symbolically used by Henry Derozio for the famous Indian poets who are facing oppression under British rule. तो हार्प को बेसिकली इंडिया से, इंडिया की डिटीरियोरेटेड कंडीशन से और बेसिकली इंडिया के राइटर्स की डिटीरियोरेटेड कंडीशन के साथ कंपेयर किया गया है कि इंडिया के जो राइटर्स हैं अब एक ऐसा हार्प बन चुके हैं जो कोई भी अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिशर्स. तो आइए अब देखते हैं इस पोएट्री में और क्या है. द पोम द हार्प ऑफ इंडिया इज अ नॉस्टैल्जिक पोम, मतलब पास्ट को याद किया जाता है. इट सेलिब्रेट्स द मैग्निफिसेंट इंडियन पास्ट एंड फील सैड ओवर द लॉस दैट इज कॉज्ड बाय ब्रिटिश रूल. तो हम कहते हैं ना कई बार कि भारत तो सोने की चिड़िया था और भारत को कभी कुछ आउटसाइड अटैकर्स ने लूटा, कभी ब्रिटिशर्स ने लूटा और इसके सारे रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो गए. बट द पोम एंड्स विद द होप दैट वन डे इंडिया विल रीगेन इट्स ग्लोरी. The word harp is the title, and this word has been used for poets. The word harp is used by the poet for the famous Indian poets who under the British rules are now suffering. तो ब्रिटिश रूल के अंदर ऐसे पोएट्स सफ़र कर रहे हैं जो कि इंडिया के बारे में, इंडिया की ग्लोरी के बारे में, इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में लिखना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि इंडियन राइटर्स सिर्फ उनके बारे में लिखें, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखें, सिर्फ ब्रिटिशर्स को ग्लोरीफाई किया जाए. अब देखते हैं इस पोइट्री की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि आपके एग्जाम्स में भी आ सकती हैं. शुरुआत होती है इन लाइंस के द्वारा. द स्पीकर बिगिंस विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाई हैंग्स दाउ लोनली ऑन योन विदर्ड बो. तो विदर्ड का मतलब होता है श्रंकन और रिंकल्ड, और बो का मतलब होता है एक कोई टहनी. तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारा हार्प है वो अब बिल्कुल टूटा फूटा हो चुका है, बिल्कुल किसी एक टूटी टहनी की तरफ लटक रहा है, जबकि हार्प को मैंने आपको बताया कंपेयर किया गया पोएट से. तो पोएट्स की कंडीशन बिल्कुल डिटीरियोरेट हो चुकी है. दैट हैज़ बीन टोल्ड. द वर्ड दाउ यहाँ पर यूज किया गया है वर्ड. द वर्ड दाउ स्पीक्स ऑफ द हार्प एंड मोर स्पेसिफिकली टू द पीपल ऑफ इंडिया, द पोएट्स ऑफ इंडिया. द पोएट इज वंडरिंग ओवर द लोनली हैंगिंग हार्प ऑन द ड्राई एंड डेड बो एंड आस्क्स फॉर द रीजन. तो एक हार्प है जो बिल्कुल लोनली है, ड्राई है, ऑलमोस्ट डेड है, एंड पोएट इज आस्किंग कि ये क्या कंडीशन हो गई है हार्प की. हेंस द पोम बिगिंस विद द मेलनकॉली एंड अ सैड टोन. बेसिकली द स्पीकर इन द नेक्स्ट लाइन सजेस्ट दैट the harp will forever remain without strings. तो इस हार्प को ना स्ट्रिंग्स के बगैर छोड़ दिया गया. तो इस हार्प के आप देखिए ये स्ट्रिंग से रिमूव कर दिए जाए तो साउंड कैसे निकलेगा इसमें से. उसी तरीके से पोएट्स को, राइटर्स को बिल्कुल एब्सटेन कर दिया गया उनकी बेसिक पोइटिक टैलेंट से. द स्पीकर इन द नेक्स्ट लाइन सजेस्ट दैट द हार्प विल फॉरएवर रिमेन विदाउट स्ट्रिंग्स एंड जस्ट लाइक द डेड ब्रांच द हार्प इज ऑल्सो डेड. तो ये हार्प की मृत्यु हो चुकी है. फर्दर मोर द स्पीकर इज गेटिंग नॉस्टैल्जिक एंड रेफर्स टू द पास्ट व्हेन द म्यूजिक ऑफ हार्प was quite meaningful and sweet. तो पुराने टाइम में पोएट्स अपने हिसाब से लिखा करते थे और उनका म्यूजिक, उनकी लाइंस, उनकी पोएट्री बहुत
स्वीट हुआ करती थी व्हेन इट वाज नॉट अनस्ट्रंग. अनस्ट्रंग मतलब जब इसके तार को हटाया नहीं गया था. इट वुड हैव स्वीट मेलोडीज. नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिमूव्ड. अब ये स्ट्रिंग्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया. इट कैन नॉट हैव एनी म्यूजिक एंड नो वन लिसन्स टू इट एनी मोर. तो अब इन इंडियन राइटर्स की, इंडियन पोएट्स की बात कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि उनका बेसिक टैलेंट ही उनसे छीन लिया गया. द पोएट थिंक्स दैट हार्प इज निग्लेक्टेड. इस हार्प को नेग्लेक्ट कर दिया गया, म्यूट कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया बेसिकली. सो ही thinks the harp is neglected, mute, that is silent, and desolate, that is barren. तो डिसोलेट भी कर दिया गया, मतलब बंजर बना दिया गया, बैरन बना दिया गया, नॉन फर्टाइल बना दिया गया. जैसे कि किसी डेजर्ट में, रेगिस्तान में कोई रूइंड बिल्डिंग हो, तो ही सेज कि अब ये हार्प ऐसा हो गया जैसे किसी डेजर्ट में पड़ी हुई कोई रूइंड बिल्डिंग हो. ना तो कोई डेजर्ट में जाना पसंद करता है और रूइंड बिल्डिंग में जाना तो कोई बिल्कुल ही पसंद नहीं करता. तो इन पोएट्स की कोई वैल्यू नहीं बची है. बेसिकली इंडिया के लोगों से हार्प को कंपेयर किया जा रहा है, लोगों से या पोएट से. यू कैन से हार्प की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है उसके स्ट्रिंग्स, है ना. स्ट्रिंग्स की वजह से ही म्यूजिक बनता है. बिना स्ट्रिंग्स के हार्प किसी काम का नहीं है. वैसे ही इंडिया की स्पेशलिटी क्या है? इंडिया का ग्लोरियस पास्ट, जिसको बिल्कुल ड्रेन आउट कर दिया इन अंग्रेजों ने, इन ब्रिटिशर्स ने. सो हार्प इज अ सिंबॉलिज्म ऑफ दैट इंडिया विच वॉज कंप्लीटली टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स. अब शुरू होता है हमारी पोएट्री का पार्ट 2, सेकेंड पार्ट. The second part of the poem begins with a sad tone again, and yet it ends with a hope that we will come to. The speaker shifts his interest from the harp to the one who used the harp to sing melodies. तो अभी तो स्पीकर का पूरा ध्यान इस हार्प की तरफ था. उसके बाद स्पीकर अपना ध्यान थोड़ा सा पोएट्स की तरफ ले आते हैं. द स्पीकर पॉइंट्स आउट द पास्ट पोएट्स हुज पोम्स वर मोर वर्दी एंड मोर मेलोडियस देन हिज. तो स्पीकर कहता है कि शायद मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे पोएट्स रहे हैं जो बहुत ही स्वीट प्ले किया करते थे, स्वीट लिखा करते थे. द स्पीकर पॉइंट्स आउट द पास्ट पोएट्स हुज पोम्स वर मोर वर्दी एंड ही सेज दैट दोज पोएट्स प्रोड्यूस्ड आउटस्टैंडिंग पोएट्री दैट वुड मेक द लिसनर्स एंजॉय. तो वो कहते थे कि पुराने पोएट्स बहुत अच्छा लिखा करते थे जो कि लिसनर्स एंजॉय किया करते थे. एंड बाय द एंड ऑफ द पोम द पोएट रेफर्स टू द पास्ट पोएट्स एंड कॉल्ड द कोल्ड हैंड्स. तो कोल्ड हैंड्स की बात किया करते हैं. तो कहते हैं कि उन पुराने पोएट्स के हाथ लेकिन अब ठंडे पड़ गए हैं क्योंकि उनको मार दिया गया. ऐसे पोएट्स को मार दिया गया, not literally but metaphorically, मतलब उनसे उनकी पावर्स छीन ली गई हैं. However, the speaker desires to revive the past literary work, the past glory of those poets, and hopes that by reviving their work, by reviving that work, the India's glory will also be revived. तो पोएट को ऐसा लगता है कि मेरी कंट्री का हार्प जो है वो ज़रूर दोबारा बजेगा. वंस अगेन वही सब कुछ होगा जो कि अभी तक होता आया था. जितने अच्छे पोएट्स थे, जितना अच्छा म्यूज़िक दिया करते थे, जितने अच्छे लिरिक्स दिया करते थे, वर्ड्स दिया करते थे, जो कि लोगों में पेट्रियाटिक फीलिंग जनरेट किया करते थे, वो वक्त दोबारा वापस आएगा. एंड ही होप्स दैट देयर वर्क विल श्योरली बी रिवाइव्ड वन डे. तो आइए अब जानते हैं इस पोएट्री का बेसिक थीम क्या है. द बेसिक थीम अकॉर्डिंग टू मी इज कॉलोनाइजेशन. ओके, तो इंडिया को कॉलोनाइज किया गया था. एवरीबडी नोज दैट द ओनली रिकरिंग थीम इन दिस पोएट्री इज कॉलोनाइजेशन. द पोम everybody knows was written during 19th century, and during that era the world, particularly I will say India, was going through the period of colonization. ब्रिटिश राज छाया हुआ था हर वक्त हर जगह, ब्रिटिश रूल छाया हुआ था हर वक्त हर जगह, और उसके ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स जो थे ना वो सिर्फ नॉर्मल लोगों पर ही नहीं पड़े बल्कि लिटरेरी डेवलपमेंट्स पर भी हुए. बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर द पोएट्री प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड एन idealistic tone, I'll say, and people used to make beautiful music. Yet after that they were empowered by others, these others, Britishers. The beauty was lost and the poets stopped practicing due to the restrictions imposed on them. ये मत करो, वो मत करो, Britishers के against तो आप बिल्कुल ही कुछ नहीं लिख सकते. The poet highlights the importance of a culture that was lost. तो इसी restrictions के चलते चलते ना हमारा basic culture जो था वो lost हो गया. हम ना Britishers बन पाए, हम ना Indian रहे ठीक से. And with it loss of culture, the beauty and worth of those poets also diminished. Basically,
all the Indian resources were completely drained by Britishers, that I will say. And Britishers ने no doubt काफ़ी developments की, modernization लाई इंडिया में, infrastructure level पर बहुत developments की, लेकिन हम उनके culture के साथ इतना flow होते गए कि हम आधे ब्रिटिशर आधे इंडियंस बन गए और हम लोगों ने अपनी बेसिक पहचान खो दी. The natives have lost their identities and are oppressed and exploited. तो हम लोगों ने शायद उस exploitation को handle कर लिया, उस exploitation को accept कर लिया. That has been told in this poetry. I hope you liked the poetry. Please do not forget to share and subscribe the channel. Contact us to join our classes. Thanks for watching and best of luck for your exams.